नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। 2009 से मसूद अजहर पर अटके संयुक्त राष्ट्र के बैन को लेकर कल भारत को सफलता मिल गई, लेकिन देश में इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी ने बैन के प्रस्ताव में पुलवामा का जिक्र ना होने को लेकर सरकार को घेर लिया है और कहा है कि यह बैन सिर्फ दिखावटी है। दूसरी तरफ कमलनाथ और मायावती हैं, जिनको लग रहा है कि इस बहाने सरकार चुनावी राजनीति में जुट गई है। बीजेपी का दावा है कि यह सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की जीत है, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ यूएन की सैंक्शन कमेटी को जो सबूत दिए, उन्हीं का नतीजा है कि उस पर बैन लगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुलवामा की घटना ने बैन लगने में रोल भी निभाया। वैसे सरकार जब मसूद अजहर पर बैन के मामले पर जीत का दावा कर रही है, तो नक्सलवाद को लेकर भी देश के भीतर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कल ही गढ़चिरौली में 15 जवानों की शहादत हुई है। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे सीधा सवाल कि आखिर देश की जीत पर भी इस देश में दंगल क्यों मच जाता है? मसूद अजहर पर बैन से चुनाव में नेता क्यों बेचैन होने लगे? आतंक से यह लड़ाई क्या उमर अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आई? चीन के अड़ंगे से भारत निपट लिया, लेकिन नक्सलवाद से कब निपटेगा? और मोदी राज सबसे सुरक्षित होने का दावा कितना सही, कितना सच्चा है? आज का दंगल इन आरोप भी लगा दिया है। कर दिया तो अच्छा है। ये इससे क्या फर्क पड़ेगा समय बताएगा। तो ये तो बहुत दिनों से होना था। अब देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चुनाव के समय ये हो रहा है। अब ये क्या चुनावी बात है, क्या है, मैं नहीं जानता। पहले बीजेपी की सरकार ने मसूद अजहर को मेहमान बनाकर जेल से ही नहीं बल्कि विदेश ले जाकर छोड़ा, और अब चुनाव के समय में उसी के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेताओं के इन हमलों के बीच बीजेपी मानो ये बताने में जुटी है कि मोदी है तभी ये मुमकिन है। दुर्भाग्य इस बात का है, जब देश जीतता है तो हर भारतवासी जीतता है, लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद उसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े। कल हम सफल हुए तो ये तो तुच्छ है। व्हाट इज द बिग डील? इस प्रकार की ट्रिवियल प्रतिक्रिया आती है। हम लोग चाहेंगे कि देश को जो ये गौरव प्राप्त हुआ है, उसमें कम से कम इस देश का विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। मसूद अजहर पर यूएन के बैन के फौरन बाद जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी ने यह दावा भी किया कि ये नया भारत है, आतंक को सहता नहीं। शिक्षा को लेकर हमारी नीति और रीति साफ है और देश को चौकीदार पे भरोसा है। ये नया हिंदुस्तान है। अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे, और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। ये होती है दमदार सरकार। मसूद अजहर को लेकर सरकार अपनी पीठ जरूर ठोक रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे कई मसले हैं जहां सवाल भी उठते हैं। मसलन बुधवार का दिन जहां मसूद पर यूएन के बैन का दिन था, तो गढ़चिरौली में 15 जवानों के नक्सली हमले में शहादत का दिन भी था। आतंक की बात होती है, सरकार बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स की बात करती है, लेकिन विपक्ष पूछता है लेकिन पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, 40 से ज्यादा जवान कैसे मरे, उसकी चूक की जिम्मेदारी किसकी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी आपको यही जवाब दिया कि सॉफ्ट अप्रोच लेकर जब जाते थे तब नहीं होते थे हमले। बम्बई पर हमले हुआ, 370 जवान मारे, 370 लोग मारे गए। क्या हुआ? आपने क्या करा? कुछ नहीं करा जी। हमने हर चीज का जवाब दिया है। मसूद अजहर पर वाहवाही तो ठीक है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर भी बीजेपी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालों का जवाब देना होगा। आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ राजीव जेटली हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ फेलो हैं, ओआरएफ और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ समीर कौल होंगे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ होंगे वारिस पठान जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे। 6 मेहमान हमारे साथ होंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन जैसा आपको मालूम है दंगल का नियम, पहले सवाल में सबको 1-1 मिनट अपनी बात रखने का समय मिलेगा। घड़ी चलती रहेगी, 1 मिनट तक आप बिना रोक टोक अपनी बात रख सकते हैं। जब सब एक-एक बार अपनी बात कह लेंगे उसके बाद हम बहस पर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले चरण सिंह सापरा, कमलनाथ को लग रहा है कि यह चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। इतने साल आप लोगों ने सरकारें चलाई हैं सर, उसके बाद भी ऐसी बातें करते हैं कि चुनाव को देख के ये तय हुआ कि मसूद अजहर बैन कब लगाएं? देखिए रोहित, रोहित जी, कमलनाथ जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल 6:30 बजे ये खबर आई और मेरे ख्याल से 1 घंटे में ही जयपुर के अंदर इस विषय की मार्केटिंग जिस तरह से शुरू कर दी, इस वजह से शायद कहना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी सेना के शौर्य पर या देश की सुरक्षा के मामले पर या सेना की शहादत पर हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने सेना को इस तरह से कभी नहीं कहा कि ये मोदी की सेना, ये कांग्रेस की सेना। हमने कभी बांटना नहीं चाहा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 6:30 बजे खबर आती है और 7:30 बजे उसका श्रेय लेना शुरू हो जाता है, और ये भूल जाते हैं कि इस विषय की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 26/11 जब हुआ था, तभी से ये विषय की शुरुआत हो गई थी। और 26/11 के 14 दिन में कांग्रेस पार्टी ने भी हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा लिया था। हमने $10 मिलियन की बाउंटी यानी इनाम उन पर लगवा दिया था। डेविड हेडली को 35 वर्षों की सजा हो गई। 1 मिनट हो गया आपका पूरा, अब समय डाउन हो गया आपका। राजीव जेटली, उनको आपत्ति इस बात से कि आप उसका श्रेय क्यों लेते हैं, बोलिए। सबसे पहली बात तो मैं पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के मसूद अजहर जी आज ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं। जिसको राहुल गांधी जी मसूद अजहर जी कहकर संबोधित करते थे, अब वो आतंकवादियों की श्रेणी में आ गए। लेकिन हमें खतरा पाकिस्तान वगैरह इनसे नहीं है, हमारा खतरा तो इस देश के अंदर बना हुआ है। हमारा खतरा तो उन लोगों से है जो हमारे यहाँ पे राजनीतिक आइडेंटिटी लेकर के आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। हमारा खतरा तो उन लोगों से है कि जहां पर हमारी देश के अंदर, ये तो वो आदमी है जिसको हमने विदेश में जाके भी घेर लिया। पहली बार सरकार ने पाकिस्तान के बाहर जाकर भी मारा, भारत के अंदर भी अगर आतंकवाद नजर आए तो भारत के अंदर भी ठोका, पूरी तरह से एलिमिनेशन कर दिया आतंकवाद। जम्मू कश्मीर की कुछ जगहों से तो हम नहीं कहते, सेना ने खुद इस बात को कहा है। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी और इनसे जो अलायंस पार्टनर है वो हमारे देश के अंदर ही, केरला के अंदर देखिए, जिन्होंने बम विस्फोट करवाए उनसे ये बाकायदा विधानसभा के अंदर बिल लेके आते हैं, कहते हैं इसको आतंकवादी घोषित नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ जितने चार्जेस लगे वो हटा लेने चाहिए। हमें अपना खतरा नहीं है उन लोगों से, उनको तो हम करवा देंगे। आतंकवादी टेररिस्ट घोषित हमने करवा दिया। पूरा चीन देखिए, पूरा रशिया ने पाकिस्तान को वक्त नहीं दिया, पुतिन ने वक्त नहीं दिया। हम 1 मिनट पूरा। हमने तो वो स्टेप सिन्हा साहब, ये भारत की जीत है, इस पर राजनीतिक दंगल क्यों हो रहा है? देखिए, राजनीतिक दंगल मेरा ख्याल है कुछ अपोजिशन पार्टी कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है राजनीति नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि ये जो विजय मिला है यह ऐतिहासिक है? क्या यह सच नहीं है कि भारत के इतिहास में, कूटनीति के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा गया है? क्या यह सच नहीं है कि चीन को घुटने टेकवाए गए? क्या यह सच नहीं है कि चीन और पाकिस्तान जो सदाबहार दोस्ती का नारा लगाते हैं आज उसमें दरार आ गया है? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है और हिंदुस्तान का जो स्टैंड है कि मसूद अजहर एक आतंकी है वो पूरी तरह से विश्व के स्तर पे लोगों ने मान लिया है? क्या यह सच नहीं है कि मसूद अजहर की मुश्किलें बढ़ी है? और क्या यह सच नहीं है कि ये जो उपलब्धि हुई है, ये जो लोग प्रश्न उठाते थे मोदी जी पे कि इतना भ्रमण क्यों करते हो, आज उनके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि उनकी ये नेटवर्किंग जो है, उनकी जो ये दोस्ती बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसी का नतीजा है। ठीक है, हमारे दोस्तों ने मदद किया है, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने मदद किया है, लेकिन ये दोस्ती किसने करवाई? ये इतनी गाढ़ी मित्रता किसने करवाई? ये इसलिए श्रेय इनको जाता है और इसीलिए ये पूरे हिंदुस्तान को क्रेडिट जाता है। और मेरा ख्याल है लोगों को कहना चाहिए, वेल डन मिस्टर मोदी, वेल डन सेंट्रल गवर्नमेंट, वेल डन इंडिया। चरण सिंह सापरा, जब आप ये बात कहते हैं कि देश की जीत है तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? उसके बाद इस बात को लेकर चिंता क्यों करना कि प्रधानमंत्री जाके बोलेंगे?
आपकी पार्टी भी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठी ना बोलने के लिए कि हमने 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना था तो आप बोलना बंद रखते फिर। देखिए रोहित जी, सवाल यह है कि जब ये खबर आती है 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट यानी इसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब पुलवामा का अटैक हुआ, राहुल गांधी को दे, कमलनाथ जी को दे, किसको देना? 3:15 बजे अटैक हुआ और 6:15 बजे, सुनिए, नहीं अभी मेरी बात सुनने का धैर्य रखिए ना, बीच में बोलोगे तो डिबेट खराब हो जाएगी भाई। देखिए 3:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाकर के वो मॉडलिंग कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री 5:10 पर रुद्रपुर की रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अफसोस भी नहीं जताया, पुलवामा का जिक्र भी नहीं किया। यानी जहां पर उनकी जवाबदारी बनती है, जहां पर अकाउंटेबिलिटी बनती है, वहां पर वो अपना मुंह चुप रखते हैं, सील रखते हैं और यहां पर वो क्रेडिट लेने की बात करते हैं। कल नक्सलवादियों का अटैक हुआ, हमारे जो जवान है कमांडो वो शहीद हो गए, उसकी जवाबदारी किसकी है? क्या वो जवाबदारी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री की और केंद्र सरकार की नहीं है कि आपकी क्या नीतियां थी? आपको पता था कि अटैक, सुबह गाड़ियां जलाई गई, चरण सिंह सापरा 10 अप्रैल को जलाई गई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अटैक हुआ, लेकिन ये सरकार ने कोई मदद नहीं की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसलिए कभी-कभी मन करता है कि पूरा शो घड़ी के साथ निकाल दें। पूछना चाहिए। अरे सुन तो लीजिए सर, अरे बात तो सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए सापड़ा जी। सापड़ा जी, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत दिन बाद कार्यक्रम में आए हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं तो आपकी सुन रहा हूं। बहुत दिन बाद आप कार्यक्रम में आए हैं, मैं समझ सकता हूं, भरे बैठे होंगे। उसके बाद लगातार चुनाव प्रचार में जिस तरीके की बातें हो रही हैं उससे और भरे बैठे होंगे। लेकिन सर, मेरा सवाल केवल इतना सा है, प्रोग्राम में जाता हूं, सापड़ा जी, मेरा केवल इतना सा सवाल है, मेरा केवल इतना सा सवाल है, आप क्यों उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्रेडिट नहीं लेंगे? आप क्यों उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो भाषण देंगे उसमें इसका जिक्र करेंगे तो मनमोहन सिंह के नाम सेहरा बांधेंगे, अपने नहीं बांधेंगे? क्यों उम्मीद कर रहे थे आप? आप जाते हैं कि दूसरों के सिर सेहरे बांधने? आप भी तो अपने सिर बांधते हैं ना। नहीं, देखिए, मैं रोहित जी मैं आपको बताऊं, देखिए देश की सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। 1965 के अंदर अगर लाल बहादुर शास्त्री कामयाब हुए तो लाल बहादुर शास्त्री ने खुद के मुंह से डंका नहीं बजाया। इंदिरा जी अगर 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो इंदिरा जी ने अपने मुंह से डंका नहीं बजाया। पिछले 6 महीने से आप लोग इंदिरा जी करके बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि उनका नाम दुर्गा था, इसलिए लीजिए फिर बोल दिया आपने। चलिए, ये अच्छा कि आपने खुद ही बोल दिया कि 6 महीने से आप इसी बात का दम ठोकते हैं बैठ के और आज कह रहे हैं कि हम क्रेडिट नहीं लेते। इंदिरा जी को वाजपेयी जी ने, विपक्ष ने कहा था, विपक्ष ने सराहा था। इतिहास में जाना नहीं चाहता, मैं केवल वर्तमान में बात करना चाहता हूं। सवाल ये सर, आपने सवाल उठाया कि नक्सल पे जवाबदेही किसकी है? सापड़ा जी, नरेंद्र मोदी जी खुद अपने मुंह से मिट्ठू बन रहे हैं। सापड़ा जी, जाहिर सी बात है, आप उनके मिट्ठू नहीं बनेंगे तो वो अपने मिट्ठू खुद ही बनेंगे। वो आपके मिट्ठू नहीं बनते इसलिए आप खुद अपने मिट्ठू बने घूमते हैं। तो दिक्कत यह है कि भाई अपने अपने मिट्ठू सब बनते हैं, तो दूसरे के खुद का मिट्ठू बनने से आप लोगों को कष्ट क्यों होता है? रुकिए एक सेकंड, जरा एक सेकंड, सुशांत सरीन को लाने दीजिए चर्चा में और समीर कौल को। जवाबदारी बनती है कि देश के प्रधानमंत्री, सर दिक्कत क्या है ना, देश के प्रधानमंत्री थोड़े शालीनता से रहना चाहिए, देश उनको क्रेडिट देगा, उसमें क्या बात है? सापड़ा जी, एक सेकंड, मैं जरा समीर कौल साहब को और सुशांत सरीन को चर्चा में ले आता हूं। उमर अब्दुल्ला जो सवाल उठाते हैं कि पुलवामा और कश्मीर को छोड़ के मसूद अजहर पे बैन लगाने की बात आई, वो असल में भारत को चोट है, भारत की जीत नहीं है। तो समझ में आता है कि एक बार को सवाल उठता बनता है। लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं क्योंकि भारत में चुनाव चल रहा है इसलिए यूएन से ये बैन करवा लिया गया, तो सर ये बचकाना लगता है, मूर्खतापूर्ण लगता है। सुशांत सरीन, अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कर दीजिए कि यह कहना कि यूएन में इसलिए फैसला हो गया मसूद अजहर पर एन मौके पर कि भारत में चुनाव चल रहा था, यह मूर्खतापूर्ण है कि नहीं है? नहीं, ना सिर्फ ये मूर्खतापूर्ण है, जो उमर अब्दुल्ला के बयान की आप बात कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल पूरा मूर्खतापूर्ण बयान है। वो एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में विदेश मंत्रालय भी संभाल चुका है, अगर उसको इतना भी पता नहीं है, और क्या वो राजनीतिकरण नहीं था? जो अभी आप राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला इतने इग्नोरेंट आदमी है कि उनको इतनी बात नहीं पता कि ये जो 1267 कमेटी है ये कश्मीर या आतंकवाद के ऊपर नहीं बनी, ये मात्र उन तंजीमों और उन व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है जिनका अल-कायदा या दाइश के साथ कोई संबंध होता है। और इसलिए अगर पुलवामा या कश्मीर का मेंशन नहीं हुआ उसकी लिस्टिंग में, तो उससे मसूद अजहर के ऊपर जो विपदा आएगी वो कम नहीं होगी
और अगर वो मेंशन हो जाता तो उससे जो मसूद अजहर के ऊपर विपदा आएगी वो बढ़ती नहीं। वो जो हालात जूं के तू ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी डेजिग्नेशन हो। तो उमर अब्दुल्ला तो खैर अब उनके क्या बात करें, ये इंटाइटल्ड प्रिंसलिंग्स हैं हमारी राजनीति में, तो जो मर्जी बोले वो चलता है। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, मेरे ख्याल ये भी अजीब सी बात है कि अगर तो यूनाइटेड नेशंस भारत के चुनाव देख करके और मात्र एक किसी प्रधानमंत्री को दोबारा से निर्वाचित करने के लिए वो अपनी सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उनके सर, लेकिन एक बात तो आज सार्वजनिक है ना सुशांत सरीन साहब, आप बड़ी उपलब्धि नहीं आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, जरा एक चीज समझा दीजिए हमको। ये बात तो आज साफ है ना सर, देश भर के अखबारों में छपी है कि चीन ने कहा हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, इसको थोड़ा डिले करते हैं, अमेरिका ने दबाव डलवाया। ये बात सच है कि नहीं? नहीं, मैं तो देखिए, मेरा मानना यह है कि इसका चुनावी जो वो है टाइम टेबल है उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ऐसी उपलब्धि पा चुके हैं कि दुनिया भर के देश एकजुट होकर के उनकी विजय के लिए इस तरीके का प्रस्ताव पारित करते हैं, तो मेरे ख्याल इससे अच्छे तो उनकी कोई मेरे ख्याल जितनी वो फिर 56 इंच की छाती को ठोक सकते हैं उससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। मतलब आप ये भी कह रहे हैं बात है कि अपने विरोधियों के हाथ में खेलने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आता। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी परिभाषा रखी थी। ये ऐसी पार्टी थी जो राष्ट्र हित में सबसे पेश रहती थी। अब ये ऐसी पार्टी है कि अगर भारत के लिए कुछ अच्छा हो तो उसमें कीड़े निकालना या दूध में से मेंगनियां निकालने में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी रहती है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ है इस पार्टी को। ये झोला वालों की हाथ में चली गई है। वो जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जिनका भारत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जो ना भारत के समाज को समझते हैं ना भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं और भारत के जो दुश्मन हैं उनके साथ मिलने में सबसे पहले पेश रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी उनके हाथ में खेलना शुरू हो गई है। मुझे तो ये बात ही आज तक समझ आई क्यों हुआ है ये। ठीक है, मैं आपकी बात पे सापड़ा जी से कमेंट लूं उसके पहले दो मेहमान आ गए, परिचय करा देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे समीर कौल और AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पक्ष रखेंगे वारिस पठान, वकील है। समीर कौल, जो सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाया, अगर आप सुन पा रहे हो तो मुझे लगता है कि उसका जवाब सुशांत सरीन ने पहले से दे दिया कि जो कमेटी बनी ही नहीं कश्मीर और पुलवामा के इशू पे डिस्कशन करने के लिए, उस पे कश्मीर और पुलवामा की बात करके उमर अब्दुल्ला भी क्या सिर्फ अपनी राजनीति साधने की कोशिश नहीं कर रहे, बजाय कि देश के साथ खड़े दिखाई दे? देखें, जो उमर अब्दुल्ला साहब की बात सब लोगों को कड़वी लगी, कई लोगों को, उसमें सुशांत सरीन साहब भी एक साहब हैं, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका मिले। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले पुराने गुनाहों को कवर करती है। मतलब जो गलतियां पहले हुई हैं, जो गिल्ट कंदहार की, जो एक मसूद अजहर को जो सौंप आए थे और वो एक्सेप्ट नहीं किया इतनी देर कि हमसे इतनी बड़ी गलती हुई, उसके बाद उसकी और उसकी पार्टी ने कितना तहस नहस किया, आज उन्होंने उसको चुका दिया, जाके कर लिया उन्होंने। और सारी वर्ल्ड जो टेरर से हुई है, क्योंकि उसको उजागर किसने किया टेरर को? पहले पुलवामा ने किया और उसके बाद अभी श्रीलंका ने किया। मौका सही था, वर्ल्ड कम्युनिटी चाहती है कि टेरर को ख़त्म करे। क्या ये टाइम भारतीय इलेक्शन पे ये जान के किया गया है? नहीं, खैर इस पे मुझे लगता है बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हो भी सकता है, पॉलिटिक्स की गेम है, क्योंकि यहाँ आदत ही बन गई है, हर एक चीज़ को हम लोग पॉलिटिक्स में ओढ़ देते हैं, उसकी पॉलिटिक्स की चुन्नी डाल देते हैं उसके ऊपर कि हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे। इसी से हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे आप अंदाजा लगाइए, पुलवामा जैसा इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी दोबारा 10 साल बाद ये कभी या 20 साल बाद गवर्नमेंट आएगी तो इसको ठीक करने की कोशिश करेगी किसी तरीके से। आज उसको बुला दिया। जब यही बात उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबली, तो ये सच्चाई है। आपको बुरा क्यों लगता है इस बात को? अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था। लेकिन आप आश्वासन नहीं दिला सकते कि मसूद अजहर साहब पाकिस्तान में दूसरा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हाफिज सईद लड़ चुका और दाऊद इब्राहिम सब कुछ कर रहा है। और ये करने के, और इसका इम्पैक्ट आप लोगों को सच बताएं कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक स्टेप था, एक कदम था जो आपको लगता है मदद की, मसूद अजहर साहब और हमको चुनाव भी लड़ लेंगे मसूद अजहर साहब, लेकिन इसकी क्या महत्व है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, और इसका कोई मतलब नहीं है इस बैन का। यही बात असदुद्दीन ओवैसी को भी लगती है। वो कह रहे हैं जैसे यूपी पुलिस मुंह से ठाए ठाए कर रही थी ना, ये भारत सरकार ने भी मुंह से ठाए ठाए किए।
क्यों कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ऐसा? सवाल यह कि देश की जीत पर दंगल क्यों? वारिस पठान, देश की जीत पर दंगल क्यों भाई? पसंद नहीं आया क्या? देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं ये कहूं कि आतंकवाद के खिलाफ आप है, मैं हूं, पूरा देशवासी है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने हमेशा से कहा है कि हम किस्म के आतंकवाद के विरुद्ध थे, हैं, रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं जैश ए मोहम्मद की, तो ऑलरेडी वो डेजिग्नेटेड था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, शहीद को कर दिया था टेररिस्ट, मगर क्या किया था सरकार ने उनके खिलाफ, क्या एक्शन लिया? अब अजहर मसूद आ गए। अब मुझे बताइए, इनको पुलवामा के अंदर क्लीन दे दिया कि उनको नहीं, कश्मीर के जितने टेररिज्म एक्टिविटीज थी उसके अंदर भी ये नहीं है। तो फिर मोदी की बात वही हो गई ना, जैसे हमने कहा कि यूपी के पुलिस ऑफिसर कैसा गन खत्म हो गई तो ठाए ठाए कर दिया, तो इसी तरह इन्होंने भी अपनी जुबान से कर दिया। कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिया गया है ये रोहित जी, ये कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई है। आज हमारे देश के इतने सारे बेचारे लोग, जवान शहीद हो गए पुलवामा में, इतना सारा आरडीएक्स आ गया, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, तो कितने ऑफिसरों के खिलाफ मोदी ने एक्शन ले लिया? बताइए मुझे। पठान साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, जरा एक बात बता दीजिए, महाराष्ट्र में क्या हो गया? 15 आप जवान भी हमारे और आपके शहीद हो नेता गए, ओवैसी साहब भी उनके बहुत खिलाफ बड़े क्या वकील एक्शन हैं। एक बात बता दीजिए, यही तो बात है कि आप क्रेडिट सब चीज का लेना चाहते हो। सर एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तो 10 साल हिंदुस्तान ये जुबानी ठाए ठाए करने के लिए चक्कर काट रहा था दुनिया भर के, क्या कि भाई इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दो? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, तो क्या है? ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कराने के लिए भारत बार बार क्यों जा रहा था? मुंह से ठाठा करने के लिए? अरे तो आप मुझे बताइए, जब कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे ये लोग, क्रेडिट खाली लेने को आ जाते हैं, मगर जहां सिक्योरिटी का मामला आता है, जहां इंटेलिजेंस फेलियर का मामला आता है, वहां कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं है, कोई कॉन्क्रीट बयान नहीं है। मैंने जैसा आपको कल की बात बताया, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इतना बड़ा हादसा हो गया, 15 जवान वहां हमारे शहीद हो गए, क्यों? तो क्या नेशनल सिक्योरिटी का फेलियर, इसके ऊपर कोई सीरियसनेस दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? कि बस क्रेडिट ले लेंगे, अब चुनाव के बेला आके बोलेंगे कि हमने ये कर दिया। अरे पुलवामा के शहीदों के ऊपर आप सियासत कर रहे हो, ये तो शर्मनाक बात है रोहित जी। आपका सवाल जायज है, की शहादत मैं आपके इस सवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। जैसे आतंकवाद से लड़ाई में आप कहते हैं कि आप देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, मैं वैसे नहीं खड़ा हूं। लेकिन मैं गढ़चिरौली का सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके साथ साथ यह भी पूछूंगा कि आप मुंह से ठाए ठाए खुद कर रहे हैं और देश के एक बड़े कदम को मुंह से ठाए ठाए बताकर पूरे देश की बेइज्जती क्यों करा रहे हैं अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए? मैं इससे पहले कि सुशांत सरीन के पास जाऊं, आपकी बात का मतलब समझाएं वो जल्दी से। राजीव जेटली, उनको जवाब दीजिए। एक जो पहला सवाल उन्होंने उठाया कि क्रेडिट क्यों, और दूसरा किसी भी मामले में, चाहे वो पुलवामा हो चाहे वो गढ़चिरौली, अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना, जवाबदेही तो होगी ना सरकार। बिल्कुल 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 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रैली में आके कहते हैं कि हमारे आने के बाद से कोई धमाका नहीं हुआ, पीठ पीछे उनके देख लीजिए, उरी वहीं हुआ, पुलवामा हुआ, इसके अलावा एक के बाद एक सुनवा टेरर कैंप में टेरर अटैक हुआ। फिर मैं केवल इतनी बात बताना चाहता हूं, जब चाइना ने वीटो लगाया था, जब लास्ट टाइम हम विफल रहे थे, तो कौन लोग थे जो क्रिटिसाइज करने के लिए आए थे? कांग्रेस और ये सभी राजनीतिक दल थे। तब इन लोगों ने ही क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद पूछ रहे थे क्या हुआ मसूद अजहर का। आज जब मसूद अजहर का रिजल्ट सामने आ गया, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। लेकिन ये भी देखिए, हर किसी सरकार की अपनी नीति होती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हवाला के संबोधन में क्या कह रहे थे, जब हम पूरा देश आतंकवाद से लड़ रहा था? आपका चैनल सारा देश देख रहा होगा, क्या देश ये सुन नहीं रहा होगा? पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, मैं बेचारे कहता हूं उनको क्योंकि वो किसी और के निर्देश पर काम करते थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। जब पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाता है, हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हवाना में जाके कहते हैं पाकिस्तान तो खुद शिकार है, जिसको आपने खुद को शिकार घोषित कर दिया। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी अब सहायता करेगा आतंकवाद से लड़ने में? दूसरी ओर, अब पहली बार देखिए इन 5 सालों के अंदर हम दूसरे देशों में जाते हैं, म्यांमार के अंदर घुस के मार के आए, पाकिस्तान में पुलवामा का बदला लेके आए, घुस के मार के आए, हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, हमने अब आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी उसकी कमर तोड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद, और मैं नहीं कहता हूं सर, कल आपने 15 जवान गवाए, कश्मीर में कल आपने 15 जवान गवाए कि नहीं? बिल्कुल गवाए। बहुत दुख है इस बात की, कोई जवाबदेही है कि नहीं? बहुत दुख है इस बात का। मतलब हम दुनिया भर में ताली पीटते रहे, हमारे घर में अपने जवान एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाते हुए जान गंवा दें। मैं तो रोहित जी, मैं इन आंकड़ों को रख के उन जवानों की शहादत का अपमान नहीं करना चाहता कि कितनी गिरावट आई है आतंकवादी हमलों में जो माओवादियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो इशू नहीं है आज। इशू यहां पर यह है
इश्यू यहाँ पर यह है कि आपने दूसरे देश में जाके एक तो कहा कि रोहित जी, मैं पाकिस्तान इनका में खुद उत्तर देना आतंकवाद का चाहता शिकार है, दूसरी बात क्या क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में भी आतंकवाद है जो से पाकिस्तान लड़ रहा है। मतलब आपने सारी तरीके से हर तरीके से सरेंडर करवा दिया, अपने देश के घुटने टेक दिए और यहाँ बैठ के हमसे पूछ रहे हैं कि जो उपलब्धि है इस उपलब्धि को भी हम नहीं मानते। चरण सापरा आपको जवाब देना चाहते हैं। चरण सापरा ये बताते हुए जवाब दीजिएगा कि क्या हाफिज सईद को 26/11 मुंबई हमले के लिए डेजिग्नेट किया गया था, क्योंकि आपने दावा किया शुरुआती कमेंट में अपने, याद कर लीजिएगा, उसका नाम था कि नहीं प्रस्ताव में कि 26/11 मुंबई हमले के लिए डेजिग्नेट कर रहे हैं। 26/11 का जो हमला हुआ उसके 14 दिन में हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। 26/11 के लिए किया या नहीं, हाँ या ना? दूसरी बात जो अभी राजीव जी आप बोले कोई टोका नहीं था, ये देश की जनता तो आप सुन बोलते ले। रहे थे कोई नहीं टोका ना, कोई नहीं टोक रहा था बीच में सिवाय मेरे। अब चरण सिंह सापरा बोल रहे हैं तो उनको भी टोकना होगा तो मैं टोकूंगा, आप नहीं टोकेंगे। ये कमाल है सर 26/11 के लिए डेजिग्नेट हुआ था या नहीं, सीधा बोलिए ना, हाँ या ना। ये क्या कहना कि 26/11 के 14 दिन बाद, हर 14 दिन में तो आतंकी हमले हो रहे थे। नहीं देखिए ये प्रोसेस की बात है। ये प्रोसेस 2009 में अजद मसूर का शुरू हुआ था, वो आज पूरा हुआ है। ये प्रोसेस शुरू होते सरकारें काम करती है, व्यवस्था काम करती है, आपको भी पता है। लेकिन जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे समय में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 5,500 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए, 590 हमारे जवान शहीद हुए 5 वर्षों के अंदर, 280 हमारे सिविलियन शहीद हुए। ये कहते हैं कि इनके समय में आतंकवादी घटनाएं कम हुई है, ये किस तरह से बोलते हैं? सापड़ा जी आपने एक सेकंड रुक जाइए ना, मैं इन्हीं से पूछ लूंगा, आर्मी के बैठे हैं अफसर हमारे साथ, उनसे पूछ लूंगा। लेकिन उसके पहले सापड़ा जी आपने ये बताया नहीं कि क्या हाफिज सईद को 26/11 मुंबई हमले के लिए डेजिग्नेट किया गया था। आप बार बार यही कह रहे हैं उसके 14 दिन में कर दिया था। मैं कह रहा हूं हर 14 दिन में तो अटैक होते थे कि नहीं होते थे? मुझे आप ये बताइए कि वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ था कि नहीं हुआ था? बढ़िया सर, तो आप बताइए। करना यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, यही तो मैं भी कह रहा हूं। आप हाफिज सईद, यही तो मैं भी कह रहा हूं सर कि मसूद अजहर भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उसका अगर हुआ है तो उसमें आप लोग क्रेडिट के चक्कर में देश को जलील करने में क्यों उतरते हैं बार बार? हमने उसका वेलकम किया है सुशांत सरीन, हमने उसका वेलकम किया। हम देश को जलील नहीं कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि देश में चुनाव है, जरा इसका भी चेक करना पड़ेगा कि चुनाव से तो कोई लेने देना नहीं है। सुशांत सरीन ये बताए कि ये मार्केटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सुशांत सरीन से पूछ रहा हूं, बताइए सुशांत सरीन उनको कि क्या हाफिज सईद इनके कहने पर 26/11 अटैक के लिए डेजिग्नेट किया गया था? एक, और अगर यही कामयाबी है कि वो डेजिग्नेट किया गया तो फिर मसूद अजहर भी उतनी बड़ी कामयाबी होनी चाहिए, या केवल मुंह से ठाए हैं जैसा ओवैसी साहब को लगता है? नहीं, वो एब्सोल्युटली तो हम वेलकम तो कर रहे हैं उसका। नहीं है। अब मेरे को जो अचंभा ये होता है कि ये वकील भी होकर इतना नहीं समझते कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है, लेकिन शायद मेरे ख्याल यही इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि ना समझे। जहां तक हाफिज सईद का मामला है, उसको डेजिग्नेट किया गया था, लेकिन जो डेजिग्नेशन वाला जो वो सारा वक्तव्य था उसमें कहीं भी 26/11 का मेंशन नहीं था। ये जरूर है कि 26/11 के बाद उसको किया गया था, और 26/11 जो था एक कैटलिस्ट बना था इसमें भी कहा पुलवामा का उसी मेंशन है, तरीके इसमें कहा पठानकोट मेंशन है, इसमें कहा पार्लियामेंट मेंशन है। अब सापरा साहब या तो बोल रहे हैं या मैं बोल सकता हूँ, अब दोनों तो साथ साथ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप बोले सुशांत सरीन। उसी तरीके से जो अभी पुलवामा का हमला हुआ, मैं वही क्लैरिफाई कर रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैंने कह दिया। सपड़ा जी यही तो वो भी बता रहे हैं ना आपको कि इसमें पुलवामा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसमें 26/11 नहीं था। वही बात आप दूसरी तरफ से घुमा के कह रहे हैं। तो आप मतलब पकड़ना आपने नाक कहानी है, वो दूसरी तरफ से घुमा के पकड़ना है बस। आप समझ नहीं रहे बात को। सर सब समझ रहे हैं आपकी बात को। सपड़ा जी सब समझ रहे हैं कि क्यों आप उसको घुमाना चाहते हैं। सुशांत सरीन जी समझाएंगे तो सपड़ा जी या तो आप सुन ले या फिर बोलते रहे। जो मैं समझा रहा था वो आप नहीं समझोगे। सपड़ा जी जो सुशांत सरीन समझाएंगे वो समझोगे। सपड़ा जी सुन लीजिए, या तो आप ही ने कहा सुशांत सरीन से पूछिए, अब पूछ रहा हूं तो आप सुनना नहीं चाहते।
देखिए उस समय जब हाफिज सईद को भी वो किया गया था डेजिग्नेट, ये जरूरी नहीं था कि उसको 26/11 के लिए किया जाए, वो डेजिग्नेट हुआ। और ये रोहित हमारे को समझना पड़ेगा कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। दुनिया भर के जो देश हैं, FATF और इस तरीके की जो तंजीमें हैं, ये ज्यादा सक्रिय हुई हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और जिस तरीके की अब सख्ती बरतनी शुरू हो रही है, उससे ये जो डेजिग्नेशन है इसको और महत्व हो जाता है। अब ये कह देना कि ये एम्प्टी फायर है, अगर एम्प्टी फायर है तो ये जो अब पता नहीं आजकल ये कौन सी पार्टी में है कौल साहब, क्योंकि हर 6 महीने में इनकी पार्टियां बदलती रहती हैं। और एक चीज इनको और बोलनी पड़ेगी कि ये मसूद अजहर के केस में तो कंदहार की हाईजैकिंग और उसके बाद मसूद अजहर ने जो यहाँ पर कहर ढहाया, उसकी तो बड़ी जल्दी उन्होंने दुहाई दे दी। जो इनके पुराने लीडर थे, मेरे ख्याल अब तो लीडर नहीं मानते उनको, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब उनकी बेटी अगवा हुई थी और उसके एवज में आपने 5-6 आतंकी छोड़े थे कश्मीर में, और उसके बाद कश्मीर में जो आग भड़की थी, उसका कौन जिम्मेदार है? उस पार्टी को ये जिम्मेदार मानेंगे जिसके साथ ये इतने साल वहां पर रहे उनके साथ? तो ये राजनीतिकरण कब नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। जी, मैं आपकी बात पे हुआ राजनीतिकरण। ठीक, समीर कौल रिएक्ट करना चाहते हैं। अगर विफलता होती है तो फिर आप बोलते हैं कि 56 इंच की छाती कहाँ गई। अगर सफलता होती है तो फिर आप उसमें मीनिया डालते हैं दूध में। सबसे पहले ये अब हमारी राजनीति अब इस तरीके की हो गई है। ठीक है, रखना पड़ेगा इसी के साथ। देखिए मेरे दोस्त, ओके समीर कौल जवाब दे दीजिए। हाँ, देखें मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि जिस भी पार्टी में हूं, मैं एक अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की अक्कासी करता हूं, और मुझे गौरव है, मैं वो बात करता हूं। ये बात सच है कि जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए आतंकवादी छोड़े गए, वो गलत हुआ। जिस भी पार्टी ने किया, अगर उस वक्त UPA थी तो गलत किया, उनको बताया गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर ट्राइड हिज बेस्ट कि ये ना हो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ये किया, और वो गलतियां उसके बाद दोहराते रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो अपने काम किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बात मानने में, जिसने गलती की उसने गलती की। और दूसरी बात, एक मिनट प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट सर, इंटरप्ट मत करिए, 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 इंटरप्ट मत करिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। तमीज भी कोई चीज होती है, मेहरबानी करिए। होती है, आप में नहीं है वो, मेरे को मालूम है। क्योंकि आपको ये बात है कि झूठ बात बोलते आप सोचते हो कि वो सच हो जाएगी, वो सच नहीं हो सकती। जो झूठ है वो झूठ है, की बात करता हूं, आपको झूठ लगती है। और एक बात प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अखबार और ये आदत, मैं आपसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके ऑपोजिशन को अपना काम करने दीजिए। ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में इसलिए होती है कि वो नुक्ताचीनी करे, क्रिटिसाइज करे, सवाल पूछे। आप लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है कोई सवाल पूछता है तो, और हमारे एंकर साहब से भी गुजारिश है, सवाल पूछने दीजिए हम। सर हम तो कह रहे हैं ये सवाल हमने तो बुलाया आपको इसलिए कि बैठ के सवाल पूछिए, लेकिन कौल साहब एक बात आज आपने कबूल कर ली ना, एक बात आपने आज कबूल कर ली सामने बैठ के सबके, कि आप नुक्ताचीनी केवल नुक्ताचीनी के लिए कर रहे हैं। नहीं, बात यह है क्योंकि आपको ऑपोजिशन में बिठा दिया इसलिए आपने नुक्ताचीनी करनी है, इसलिए कर रहे हैं, और कोई मुद्दा है नहीं असल में। नुक्ताचीनी करनी पड़ेगी क्योंकि क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसमें पॉलिटिकल षड्यंत्र हमने कतई एग्जैक्टली सर, यही मेरा सवाल भी है कि जब मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है SP सिन्हा, तो उसमें कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें चल रही हैं वहां तो देश एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दे कि वहां भी हम नुक्ताचीनी करेंगे इस नाम पे कि हम तो अपोजिशन है। नहीं, कष्ट ये होता है, मेरा अपना अप्रिसिएशन, ये अनुमान ये है कि जब लोगों को लगता है, कुछ अपोजिशन पार्टीज को, कि इस काम से मोदी जी की वाहवाही होगी, उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, तो इनको पेट में दर्द होता है। फिर ये राष्ट्र हित को दरकिनार कर देते हैं। फिर ये सोचने लगते हैं मेरी सत्ता, मेरी तिजोरी, मेरा कुर्सी वो कहाँ जाएगा, हमें कहाँ रहेगा, मेरा तो पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। अभी तो 5 साल दुकान बंद हुई, अब कितने 5 साल और दुकान बंद होंगे, उनका ये खौफ खा रहा है। तो वहां ये राष्ट्र के बारे में भूल जाते हैं। ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये यथार्थ है। दुख है इस बात का। इजराइल में 86 लोग हैं, 86 लाख लोग हैं, वो सब एवरीबडी इज नेशनलिस्ट। हिंदुस्तान में सोचिए, राफेल डील पे प्रश्न उठाया जाता है, ऐसे राष्ट्र हित में बातें हैं उसमें। वारिस पठान जवाब देना चाहते हैं आपको। वारिस पठान जवाब दीजिए। जवानों की शहादत पे सियासत कर रही है,
सिन्हा साहब, ये भाजपा की सियासत है, मोदी की सियासत है, जो हमारे जवानों की शहादत पे सियासत कर रही है। ये तो अपनी चॉइस की बात है ना वारिस पठान। कोई नेता रैली में जाता है कि सैनिक का नाम लेता है, कोई नेता रैली में जाता है तो आतंकवादियों का नाम लेता है। वोट दो। हमने हमेशा ये कहा है कि हमारे जवानों की शहादत पे पॉलिटिक्स नहीं करना। आतंकवाद के खिलाफ तो रोहित जी आप है, मैं हूं, हम सब है, मगर कहने भर से थोड़ी ना होता सर। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं आतंकवादी की पैरवी करने को तैयार हूं, मैं खड़ा हूंगा उसके लिए कोर्ट में जाके। आप लोग बोलते हैं ना ये बातें, तो आप हमको बोलते हो ना, आप तो नहीं, आप हमेशा हमको बोलते हो, आप हमेशा हमको नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का पार्ट पढ़ाते हो, तो मैं आपको सब जवाब देना चाहता हूं इस बात का। सर आपके काम ऐसे होते हैं कि पढ़ाना पड़ता है, वरना हमें कोई शौक नहीं है सर दूसरे को पढ़ाने का। उन्होंने फिक्स की होती तो गढ़चिरौली नहीं होता। क्या काम किया हमने देश के लिए, तो हम जान देने को तैयार है, देश पे मर मिटने को तैयार है। हमारे बाप दादाओं ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान। सर सुनिए मेरी बात एक ध्यान से वारिस पठान, एक बात, ये जो शेर आप लोग अक्सर सुनाते हैं ना सर, मैं आपको सुनाता हूं आज। परिषद वाले आके बोलते हैं ना, मैं सर आपको सुनाता हूं जो शेर आप लोग अक्सर सुनाते हैं, सबका खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है सर। आज ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जब इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो ऐसे मौके पे भी याद रखना चाहिए ना, जहां देश की इज्जत की बात आए वहां राजनीतिक दुकानदारी थोड़ी देर के लिए पीछे चली जाए। चरण सिंह सापरा, लास्ट कमेंट जल्दी से, छोटा सा। तो सब है नहीं, तो हम लोग वही चाहते हैं कि कोई इसमें अपनी दुकानदारी नहीं करे। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी परसेप्शन बिल्कुल नहीं है। हमने स्वागत किया है, उल्टा कांग्रेस पार्टी तो आगे बढ़ के ये कह रही है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए और पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर किया जाए। एफएटीएफ के तहत पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट करके टेरर स्टेट डिक्लेयर करने की जवाबदारी हमारी भारत सरकार की होनी चाहिए। आगे आने वाली कोई भी सरकार होगी, पाकिस्तान को टेरर स्टेट एफएटीएफ के तहत डिक्लेयर कराना चाहिए। ये मैं खुद कहता हूं। हम इस चीज पाकिस्तान के प्रति हम बिल्कुल कड़क है और हम बिल्कुल निष्ठावंत है। नहीं, हमने क्या किया? आप ये बताइए कि आप पुलवामा पे कोई सवाल नहीं पूछोगे, आप गढ़चिरौली पे कोई सवाल नहीं पूछोगे, दंतेवाड़ी अटैक पे कोई सवाल नहीं पूछोगे। जी मुझे लगता है या तो आपको आवाज आनी बंद हो गई होगी उस समय, या फिर आपके साथ भी तो वही समस्या है ना सर, कि जो आपको पसंद आता है केवल उतना ही पिक करते हैं। उसमें जब गढ़चिरौली के सवाल हुए तो वो आपने पिक नहीं किए। वैसे ही जैसे मसूद अजहर पे बैन की खबर में आपने बैन पिक नहीं किया, आपने केवल यह पिक किया कि यहां पे चुनाव है इसलिए तो बैन नहीं लगा। राजीव जेटली, आखिरी कमेंट फिर पूछ रहा हूं, सापड़ा जी की भारी मांग पर दोबारा पूछ रहा हूं। गढ़चिरौली की जवाबदेही भी आपकी है, पुलवामा की जवाबदेही भी आपकी है। अगर आप मसूद अजहर पर वाहवाही लेना चाहते हैं तो इस पर लानत भी आप ही लोगों को लेनी पड़ी। नहीं, मैं एक छोटी सी बात आपके चैनल के ऊपर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोटी-छोटी बातों में करके आप लोग हमेशा घुमा लेते हैं। आपकी बात का जवाब देके जाऊंगा, बिना दिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हमारे पैनल के ऊपर देखिए कितने लोग हैं इस टाइम, कितने पैनलिस्ट हैं। इसमें कांग्रेस के भी नेता हैं और दूसरे फारूक अब्दुल्ला साहब के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। अब आप ये सोचिए मसूद अजहर का एजेंडा क्या था? मसूद अजहर का एजेंडा यही था, भारत का अलग प्रधानमंत्री और कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री। हम दोनों से पूछिए, क्या आप दोनों का अलायंस हो रखा है, गठबंधन हो रखा है? दो प्रधानमंत्री चाहते हैं क्या इस देश में? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, कांग्रेस के साथ अलायंस करके बैठे। अब ये पूछिए, अब आप ये पूछिए क्या दो प्रधानमंत्री मसूद अजहर की खिलाफत कैसे कर सकते हैं? ये पूछिए ना, मसूद अजहर की खिलाफत कैसे कर सकते हैं? ये बताइए। आपके एजेंडे में दो प्रधानमंत्री है। आए दिन में सवाल पूछा जा रहा है जेटली साहब। अब बात रही, एक सवाल बड़ा सीधा, मसूद अजहर पे वाहवाही आपकी तो गढ़चिरौली पे लानत आपकी क्यों नहीं? देखिए, जब भी आतंकवादी हमला होगा उसकी जवाबदेही हमारी होगी। आतंकवादियों से बदला भी हम लेंगे और बदला लेंगे, या किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाएंगे तो उसकी बात भी हम रखेंगे। जब बदला हम लेंगे, अकाउंटेबिलिटी हम लेंगे, तो जवाब भी हम देंगे। और जब जवाब हम देंगे, किसने रोका? हमें इलेक्शन कमीशन ने रोका गया अपनी बात रखने के लिए। जो आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया है, क्या वो बात हम देश की जनता को ना बताएं? 20 सेकंड। रोहित जी, मुख्य मुद्दा यह है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी सरकार हो 100% आप आतंकवाद को नहीं हटा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सांप फैले हुए हैं। इजराइल ऐसा देश, वहां भी प्रॉब्लम होता है। अमेरिका ऐसा शक्तिशाली देश, वहां भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम है इच्छा शक्ति की, जो मौजूदा सरकार कर रही है। राहुल गांधी तो लड़ वहां से रहे हैं जहां गाजा पट्टी कहते हैं, वायनाड के अंदर गाजा पट्टी है। चुनावी राजनीति पे आ गए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी राजनीति पे आ गए और बहस यहीं से शुरू हुई थी कि कुछ मसले दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, उनको आखिर राजनीति में क्यों घसीटना? क्या हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कभी इस बात को समझ पाएंगी? दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। देखते रहिए आज तक।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।